तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक सुपर हीरो सीरीज जेन वी सीजन 1 को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की मैरी मरो से, जो अपनी छोटी बहन के साथ मस्ती में खेल रही होती है और उनके मम्मी पापा पास में बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। टीवी पर एक सुपर फास्ट हीरो आता है, ए ट्रेन। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक मरी के पेट में तेज दर्द उठता है। वो बाथरूम की तरफ भागती है, पीछे पीछे उसकी माँ भी आती है। मरी दरवाजा बंद कर लेती है। बाथरूम में पहली बार उसे खून दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि पीरियड्स होता क्या है। फिर कुछ अजीब होता है, वो खून हवा में तैरने लगता है। मरी और डर जाती है। अनजाने में उसकी ताकत एक्टिवेट हो जाती है और पूरा बाथरूम हिलने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ दरवाजा खोलती और अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, हवा में तैरता हुआ खून अचानक तेजी से उड़ता है और उसकी गर्दन पर कट लगा देता है। माँ जमीन पर गिर जाती है, बुरी तरह घायल होकर। शोर शराबा सुनकर मरी के पापा भी दौड़ते हुए अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं वो भी सन्न रह जाते हैं। मरी बुरी तरह घबरा कर जोर से चिल्ला उठती है। उसकी चीख से सारा खून कमरे में विस्फोट की तरफ फैलता है और उसके पापा पर अटैक होता है और वो भी नहीं बच पाते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन अंदर आती है और देखती है कि उसके मम्मी पापा पड़े हुए हैं, खून में सने हुए। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। अब मरी एक शेल्टर में उठती है, जहाँ वो ये जानने का इंतजार कर रही होती है कि क्या उसे गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है या नहीं। वो अपने रोज के काम करती है, अपनी ब्लड पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती है। अब वो इस पर अच्छा कंट्रोल पा चुकी है। बाहर वो एक और लड़की को देखती है जिसे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा होता है, शायद उसके पावर्स की वजह से। शाम को वो 4 बजे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वो वेनेसा को बताती है, लेकिन वेनेसा ज्यादा खुश नहीं होती। फिर भी वो मरी को जाने देती है। टीवी पर एक कमर्शियल आता है जो इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है। यहाँ आने वाले सुपर हीरोज को ट्रेन किया जाता है। मरी यूनिवर्सिटी में अपने पहले दिन पहुंचती है। वो कैंपस से होकर गुजरती है और तरह तरह के पावर्स वाले स्टूडेंट्स को देखती है। उसी समय एमा मायर्स अपने कमरे में होती है। वो हाइट में थोड़ी छोटी है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। मरी अंदर आती है और इतनी छोटी लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। एमा फौरन दौड़ती है और अपने साइज चेंज कर लेती है। फिर मरी से अच्छे से मिलती है। वो अपने पेट के बारे में बताती है और अपने चैनल का जिक्र करती है और फिर मरी को वहाँ का टूर देती है। एमा मरी को गोडोल्किन स्टेडियम ले जाती है, जहाँ टॉप स्टूडेंट्स का एक मैच चल रहा होता है। वो गोल्डन बॉय की तरफ इशारा करती और कहती है कि वो तो उसे बहुत पसंद है। लूक, जिसे सब गोल्डन बॉय कहते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड केट को अपने डरावने सपनों के बारे में बताता है। फिर दोनों वहाँ रोमांटिक मोड में आ जाते हैं। इतने में एक और स्टूडेंट फाइट के लिए सामने आता है। मैच शुरू होता है और लूक अपने ओपोनेंट को बुरी तरह हरा देता है। मरी स्टेडियम की स्टैंड्स में बैठकर मैच देख रही होती है और कहती है कि एक दिन वो भी उस अरीना में उतरना चाहती है, लेकिन उसका जोश ठंडा पड़ जाता है जब वो देखती है कि लूक अपने ओपोनेंट का दोनों हाथ तोड़कर अलग कर देता है। मैच के बाद मरी एमा का फोन लेकर अपनी क्लास शेड्यूल चेक करती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने प्रोफेसर से मिलने निकलती है ताकि क्लास के बारे में पता कर सके, लेकिन वहाँ उसे प्रोफेसर की जगह जॉर्डन मिलता है, जो उसे बताता है कि मैरी को इंट्रो टू क्राइम फाइटिंग क्लास के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। मैरी और जॉर्डन के बीच बहस होने लगती है। तभी प्रोफेसर आते हैं। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैरी को परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही रहना चाहिए। मैरी दुखी होकर चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक स्टूडेंट भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। कोई उसे बताता है कि वो लड़का ड्रग एडिक्ट है। मैरी अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करके उस लड़के को गिरा देती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और लड़का चिल्लाता है, मैं वापस उस जगह नहीं जाऊंगा। अगले दिन मैरी ये सब एमा को बताती है, लेकिन एमा सिर्फ ये सोचती है कि अगर उसने ये सब रिकॉर्ड किया होता तो कितना सोशल मीडिया फेम मिल सकता था। एमा उसे सलाह देती है कि उसे और लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैरी को लगने लगता है कि वो यहाँ फिट नहीं बैठ रही और वो बातचीत से दूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में खुलकर बात करती हैं कि उन्होंने गोडोल्किन क्यों ज्वाइन किया, और फिर समझ आता है कि दोनों की चाहतें इस जगह से काफी अलग हैं। दूसरी तरफ ल्यूक प्रोफेसर ब्रिंक से मिलता है। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब पहली बार मिले थे। ब्रिंक उसे एक नया सूट दिखाता है जो बहुत ही मजबूत है और जलता नहीं है। वो लूक को बताता है कि हो सकता है कि उसे मेव या स्टारलाइट की जगह द 7 में शामिल किया जाए। इसी दौरान लूक को एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसका नाम ले रहा होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि बाकी किसी को ये आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर के बाद आंड्रे मरी के पास आता है और कहता है कि उसे याद है कि बीती रात मरी ने उस लड़के को पकड़वाने में मदद की थी। वो मरी को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ लूक और बाकी लोगों के साथ बाहर घूमने चले। मरी मना कर देती है, लेकिन आंड्रे कहता है कि अगर मन बदले तो वो क्राइम फाइटिंग बिल्डिंग में आ सकती है। रात को एमा मरी को समझाती है
कि उसे जाना चाहिए। मर्री मान जाती है और एमा उसे अपने कपड़े उधार में देती है। फिर वो आंड्रे, लूक, केट और जॉर्डन के साथ बाहर जाने के लिए निकलती है। एमा अपने कमरे में रहती है और अपने यूट्यूब कमेंट्स चेक करती है। तभी लियम नाम का लड़का उसे मैसेज करता है और मिलने की बात करता है। दूसरी तरफ एक रूफ टॉप पर सब दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। मर्री चुपचाप खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। लूक उसे नोटिस करता है और उसके पास आकर बात करता है। शुरू में मैरी अपने पावर्स के बारे में झूठ बोलती है, लेकिन फिर सच्चाई बता देती है, अपने माँ बाप की मौत और उस दिन के बारे में। लूक भी अपने भाई के बारे में बताता है और कहता है कि हीरो बनना इतना परफेक्ट नहीं होता जितना बाहर से लगता है। उधर एमा अपने कमरे में लियम को बुलाती है। दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। लियम उससे कुछ अजीब रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि एमा छोटी हो जाए और उसके पप्पू पर चढ़ जाए। एमा पहले झिझकती है, लेकिन फिर मान जाती है। वो बाथरूम जाती है, खुद को उल्टी करवाकर अपने श्रिंकिंग पावर को एक्टिवेट करती है और तैयार हो जाती है। उसी वक्त मर्री और बाकी सभी एक क्लब पहुंचते हैं। केट अपनी पावर का इस्तेमाल करके बाउंसर को ट्रिक करती है और सब लोग आसानी से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और लियम एक प्राइवेट रूम में होते हैं जहां और उसका अजीब आइडिया ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लियम की शर्म और हीन भावना बाहर आने लगती है। क्लब के अंदर लूक, आंड्रे और जॉर्डन रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। डांस फ्लोर पर मर्री और केट मस्ती कर रही होती हैं। फिर अचानक लूक वहां से हटकर अकेले चला जाता है और उसे एक बार फिर से अपने भाई की विजन दिखती है। वो जंगल में होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। क्लब के कोने में आंड्रे एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो अपने पावर से एक सिक्के को चिड़िया में बदल देता है। लड़की के कहने पर वो उस चिड़िया को उड़ाकर एक बूढ़े आदमी के ड्रिंक के पास भेजता है, लेकिन तभी कोई उसे टकरा जाता है। चिड़िया का कंट्रोल छूट जाता है और वो गलती से एक औरत की नस पर चोंच मार देती है। उस औरत का बुरी तरह से खून बहने लगता है और अफरा तफरी मच जाती है। खून पूरे कमरे में फैल जाता है और सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन मर्री वहीं रुकती है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मौत की फ्लैशबैक आती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। मर्री ध्यान लगाकर अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करती है और उस औरत का खून बहना रोक देती है। लोग उसका वीडियो बनाते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। अगली सुबह मैवरिक आता है और मर्री से कहता है कि उसे प्रोफेसर ब्रिंक के ऑफिस जाना है। मर्री उम्मीद लेकर वहां जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे जोर का झटका लगता है। ब्रिंक पहले उसे थैंक यू कहता है, लेकिन फिर उसी पर इल्जाम डालता है कि औरत के जख्म के लिए वही जिम्मेदार है। ब्रिंक कहता है कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। बाकी लोग, ल्यूक, आंड्रे, कोई सजा नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूल उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। मर्री ये सुनकर एकदम टूट जाती है। बाहर निकलते ही वो एमा से मिलती है और उस पर गुस्सा करती है कि उसी ने उसे बाहर चलने को मजबूर किया था और ये सब कुछ हो गया। उसी वक्त लूक को फिर से आवाज सुनाई देती है। वो एक दरवाजा खोलता है और खुद को जंगल में खड़ा पाता है। उसका भाई सैम सामने आता है और मदद मांगता है। मर्री एक बिल्डिंग के पास रुकती है और रोने लगती है। फिर खुद को शांत करने की कोशिश करती है और डिसाइड करती है कि वो ब्रिंक से दोबारा बात करेगी। रास्ते में उसे जॉर्डन दिखता है और वो गुस्से में उस पर भड़क पड़ती है। वो तेजी से ब्रिंक के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वो जो देखती है उससे वो सन्न रह जाती है। लूक आग की लपटों में घिरा हुआ होता है और ब्रिंक को गले लगाकर उसे जिंदा जला देता है। मर्री ये देखकर हिल जाती है, लेकिन लूक की बात मानकर इस घटना को चुप रखने के लिए तैयार हो जाती है। पर लूक को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। मर्री फिर से जॉर्डन से टकराती है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लूक को लगता है कि जॉर्डन भी झूठ का हिस्सा है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लूक जॉर्डन को जमीन पर गिरा देता है और मर्री का पीछा करता है। वो दोनों कैंपस के लॉन तक पहुंच जाते हैं जहां और भी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। आंड्रे बीच में आता है और लूक को शांत करने की कोशिश करता है। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन लूक को लगता है सब कुछ टूट चुका है। वो आसमान में उड़ता है, कुछ पल हवा में रुकता है, फिर अचानक ब्लास्ट हो जाता है। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। खून और मांस के टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। सब अंदर से टूट चुके होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। उधर हेडक्वार्टर्स में एशली और पब्लिक रिलेशंस की टीम ये प्लान बना रही होती है कि इस पूरे हादसे को कैसे संभालना है। वो तय करते हैं कि सच्चाई पूरी तरह से लोगों को बताई नहीं जाएगी। उसके बजाय एक नई कहानी बनाई जाएगी जिसमें मर्री और आंड्रे को हीरो की तरह दिखाया जाएगा, जैसे कि उन्हीं के वजह से सब कुछ कंट्रोल में आया हो। इसी के साथ स्कूल की नई स्टूडेंट रैंकिंग भी अनाउंस होती है। सबको चौंकाते हुए आंड्रे को टॉप पर रखा जाता है। वो अब रैंक नंबर 1 है। एशली फिर इंदिरा के एक सीक्रेट जगह के बारे में पूछती है जिसे द वुड्स कहा जाता है, लेकिन इंदिरा टाल मटोल करती है और सीधे जवाब देने के बजाय बस इतना कहती है कि वो अभी तक के प्रोग्रेस से खुश है। एशली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो इंदिरा को याद दिलाती है कि ये मामला स्कूल की बड़ी नाकामी है।
इधर मरी अपने डॉर्म में वापस आती है। वहाँ एमा होती है जो उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती है। मैरी बस थोड़ी सी शांति चाहती है। वो मन ही मन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब पूरी तरह फोकस रहेगी। फिर वो सोने चली जाती है। अगली सुबह मैरी क्लास के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है ढेर सारे स्टूडेंट उसके पास आने लगते हैं। कोई सवाल पूछता है, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई तारीफ करता है। तभी उसे एक स्टूडेंट से पता चलता है कि उसका नाम टॉप 10 रैंकिंग में आया है और ये किसी फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। उधर आंड्रे भी देखता है कि वो अब रैंक 1 पर है और जॉर्डन खुद को रैंक 5 पर पाती है। थोड़ी देर बाद जॉर्डन उस जगह पर आता है जहां ब्रिंक की मौत हुई थी। वो वहां अकेली खड़ी होकर चुपचाप उसे श्रद्धांजलि देती है। तभी वहां केट आती है और वो जॉर्डन को संभालती है ताकि जॉर्डन को थोड़ी तसल्ली मिल सके। शाम को कैफेटेरिया में मरी फिर से सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच ही लेती है। लोग उसे घूरते हैं, उसकी ओर देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। जब वो मिलती है जेफ से, जो स्कूल का सोशल मीडिया डायरेक्टर है, जेफ उसे जल्दी से सारे अपडेट्स देता है, जैसे कि उसे अब कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, कितनी मीटिंग्स होंगी और कौन कौन से इंटरव्यूज होंगे। मैरी तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि लोगों को लग रहा है कि उसी ने ल्यूक से फाइट की थी और उसे हराया था। सब उसे हीरो मान रहे थे। मरी किसी को भी सही नहीं करती, बस चुपचाप मुस्कुराती है और बस नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। जेफ उसे इंटरव्यू सेटअप पर ले आता है और उसकी मुलाकात कोर्टनी नाम की एक औरत से कराता है। उसी दौरान आंड्रे अपने पापा से बातचीत कर रहा होता है। वो जानना चाहता है कि क्या ल्यूक मरने से पहले कोई मैसेज छोड़ा था, लेकिन उसके पिता बात को समझ नहीं पाते और बस इतना ही कहते हैं कि वो मजबूत बने और इस मौके को चमकने के लिए इस्तेमाल करें। कोर्टनी मैरी को कुछ नए कपड़े देती और कहती है कि इंटरव्यू के दौरान उसे एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी। स्कूल चाहता है कि वो मीडिया के सामने एक खास तरह से पेश आए। मरी थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है लेकिन हाँ कर देती है। फिर मरी और आंड्रे एक फोटो शूट के लिए जाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में बैठते हैं। इंटरव्यू के बाद जाते जाते आंड्रे मरी से अकेले में बात करता है। वो पूछता है क्या ल्यूक ने कुछ कहा था। मरी को याद आता है ल्यूक ने बस एक शब्द कहा था, द वुड्स। फिर आंड्रे एक जरूरी बात शेयर करता है। वो बताता है कि मरने से पहले ल्यूक ने उसे कहा था कि उसके पिता का इस सब से कोई ना कोई कनेक्शन है। आंड्रे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे ल्यूक की मौत पर भरोसा नहीं हो रहा, जैसे कि कोई कहानी अधूरी रह गई हो। वो मरी से मदद मांगता है लेकिन मरी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ ठीक से और क्लब वाली रात तो मुझे स्कूल से निकाल ही दिया गया था। बाकी सबके पास ताकतवर लोग थे जो उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। उसी दिन मरी अपनी एक्टिंग क्लास में जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। टीचर उसे क्लास के बीच में खड़ा कर देते हैं और उसके हालिया कारनामों की तारीफ करता है। क्लास के एंड में टीचर सबको एक असाइनमेंट देता है। हर स्टूडेंट को एक पार्टनर के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। क्लास के बाद एमा लियम से बात करने की कोशिश करती है। वो पूछती है क्या हम अब भी साथ हैं, लेकिन लियम कुछ क्लियर जवाब नहीं देता। उल्टा वो एक नई लड़की के साथ आ जाता है। एमा दुखी और कंफ्यूज हो जाती है। तभी जस्टिन नाम की एक लड़की सामने आती है। वो खुलकर बोल देती है, लगता है लियम ने तुम्हें खुद को छोटा करने को कहा ताकि उसे खुद को बड़ा महसूस हो। लियम शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। जस्टिन एमा से ठीक से मिलती है। दोनों जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साथ ही फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसीजन लेते हैं। उधर जॉर्डन गुस्से में मरी से भिड़ जाती है। वो कहती है कि तुम सबके सामने क्रेडिट ले रही हो कि तुमने ल्यूक से फाइट की, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। मरी जवाब देती है कि मैंने तो तुम्हारी क्लास ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मना कर दिया। और जहां तक इस स्पॉटलाइट की बात है, ये मेरी चॉइस नहीं थी। मुझे तो बस स्कूल का प्लान फॉलो करना पड़ रहा है। वो उसे बताती है कि कैसे वो लगभग निकाल दी गई थी और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। जॉर्डन उसकी बात सुनता है और फिर अपने मेल फॉर्म में आ जाता है। वो मानता है कि उससे गलती हुई और वो मरी से मदद मांगता है। वो चाहता है कि जब मरी का इंटरव्यू हो तो वो उसका नाम जरूर ले ताकि उसकी रेप्यूटेशन थोड़ी ठीक हो सके। मरी को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन आखिर में वो मान जाती है। कहीं और आंड्रे और केट प्राइवेट में बात कर रहे थे। दोनों को लगता है कि ल्यूक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आंड्रे कहता है ल्यूक कभी रुकने वाला नहीं था जब तक कि उसे सच्चाई ना मिल जाए और उसकी जगह हमें लेना होगा और सच्चाई तक पहुंचना होगा। उसी दिन जस्टिन और एमा बैठती हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए सीन ढूंढने के लिए। जस्टिन एमा को वादा करती है कि वो उसे किसी छोटी साइज के कैरेक्टर का रोल करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। एमा राहत की सांस लेती है क्योंकि उसे खुद को छोटा करना बिल्कुल नहीं पसंद। उसके लिए उसे
उसे उल्टी करनी पड़ती है जो उसके शरीर पर बुरा असर डालता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसकी इज्जत कर रहा है। उधर मरी को इंदिरा के ऑफिस में बुलाया जाता है। इंदिरा बहुत शांत और फ्रेंडली अंदाज में बात करती है, जैसे कि वो वाकई मैरी की परवाह करती हो। धीरे धीरे मरी भी थोड़ी खुलने लगती है। वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है जिसे उनके मम्मी पापा की मौत के बाद किसी ने गोद ले लिया था। उसे नहीं पता कि उसकी बहन अब कहाँ है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वो एक दिन इतना पैसा कमाए कि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। मुलाकात के बाद इंदिरा एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में चली जाती है। वहाँ सैम को बांध कर रखा गया था। इंदिरा उसे धमकी देती है कि भागने की कोशिश करना उसकी हालत और बिगाड़ देगा। वहीं डॉक्टर एडिसन भी होता है जो एक लंबी सुई सैम की पीठ में बेरहमी से घुसा देता है। आंड्रे और केट लूक के पुराने कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही चौंक जाते हैं क्योंकि कमरा पूरी तरह से खाली और साफ कर दिया गया था, जैसे लूक कभी वहां रहता ही नहीं था। उधर एमा कैंपस में चल रही होती है, तभी कुछ स्टूडेंट्स की हंसी सुनती है। जब वो नजदीक जाती है तो देखती है कि कुछ लोग अपने फोन पर एक वीडियो देख रहे थे। वो वीडियो जस्टिन ने पोस्ट किया होता है जिसमें एमा ने श्रिंक होने का सीक्रेट सबको बताया था। एमा शर्मिंदगी और गुस्से में तमतमा कर जस्टिन के कमरे में जाती है। वहां जस्टिन एक और लड़की का वीडियो शूट कर रही थी जो अपने पूंछ चाट रही होती है सिर्फ अटेंशन के लिए। उसी समय आंड्रे को लूक की आखिरी बात याद आती है, उसके पिता से जुड़ी कुछ बात। आंड्रे कॉलेज में अपने पिता की मूर्ति के पास जाता है और मूर्ति के क्रॉच एरिया में छिपा एक कंपार्टमेंट खोलता है। वहां उसे एक फोन मिलता है जिसमें लूक का वीडियो मैसेज होता है। उस वीडियो में लूक बताता है कि उसका भाई सैम मरा नहीं है, उसे स्कूल के नीचे एक सीक्रेट हॉस्पिटल में जिंदा रखा गया है जिसे वुड्स कहते हैं। आंड्रे और केट ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद लूक पागल हो गया था। उन्हें याद आता है कि सैम को स्किज़ोफ्रेनिया था और सबको यही बताया गया था कि उसकी मौत एक मेंटल फैसिलिटी में हो गई थी। लेकिन अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद लूक सच कह रहा था। धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगती हैं। तभी आंड्रे घड़ी देखता है कि उसे एहसास होता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। केट कहती है कि वो इंटरव्यू अटेंड करे, बाकी चीजों की तह तक वो सुबह चलकर पहुंचेंगे। मरी अपने इंटरव्यू के लिए लिखा गया स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है उसे पता चलता है कि उस कहानी में जॉर्डन का कोई जिक्र है ही नहीं। पूरा क्रेडिट सिर्फ मरी को दे दिया गया है। उसे लगता है कि यह गलत है। मरी तय करती है कि वो अपनी कहानी खुद तैयार करेगी और इंटरव्यू में जॉर्डन का नाम जरूर लेगी ताकि उसे उसका सही हक मिल सके। उसी वक्त आंड्रे इंटरव्यू की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे ल्यूक का मेमोरियल दिखता है और वो रुक जाता है। अचानक वो अपना रास्ता बदल देता है और ब्रिंक के पुराने ऑफिस की तरफ मुड़ जाता है। शायद उसे वहां कुछ जवाब मिल जाए। अंदर जाकर आंड्रे को एक लैपटॉप मिलता है। वो अपने पावर्स की मदद से उसे हैक करता है और एक फोल्डर खोलता है। नाम होता है वुड्स। उस फोल्डर में एक फाइल होती है सैम। जैसी वो फाइल खोलता है उसे समझ आता है ये वही लड़का है जो उस रात भागता हुआ दिखा था, जो लूक का भाई था। आंड्रे जल्दी से स्क्रीन की फोटो ले लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर सके स्वाट टीम ऑफिस में घुस जाती है। आंड्रे समय रहते छुप जाता है। वो बिना हिले चुपचाप बैठा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। उसके पापा बार बार कॉल कर रहे थे। इंटरव्यू शुरू होने वाला है और वो अब तक नहीं पहुंचा। इसी दौरान मरी इंटरव्यू वाली जगह पहुंचती है। इंटरव्यू लेने वाली हेली उसे कहती है कि वो उसकी बहन के बारे में कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन फिर वो एक और झटका देती है। बताती है कि वो पहले ही उसकी बहन एनाबेथ से कांटेक्ट कर चुकी है और एनाबेथ नहीं चाहती कि मरी से उसका कोई रिश्ता हो। ये सुनकर मरी का दिल टूट जाता है। वो पूरी तरह अंदर से हिल जाती है। उस पल में वो अपना इरादा बदल लेती है। जो वादा उसने जॉर्डन से किया था वो भूल जाती है। इंटरव्यू शुरू होता है और वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए पूरा क्रेडिट खुद को ही दे देती है। ये तक नहीं बताती कि लूक को रोकने में जॉर्डन का भी हाथ था। उसी शाम मरी अपने कमरे में लौटती है। एमा के कई मैसेज उसके फोन पर होते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपनी फैमिली की एक तस्वीर देखती है और चुपचाप रोने लगती है। दूसरी तरफ एमा एक बार फिर खुद को उल्टी करके छोटा बना रही होती है। उसी समय मरी खुद को नुकसान पहुंचाती है। बाद में मरी इंदिरा से मिलने जाती है। वो पूछती है क्या इंदिरा को उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला। इंदिरा सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन मरी को धीरे से गले लगा लेती है। मरी का दिल टूट जाता है और वो उसके कंधे पर रोने लगती है। उधर आंड्रे कुछ गार्ड्स का पीछा करता है जो एक छुपी हुई सीढ़ी के नीचे जा रहे होते हैं। जैसे वो देख रहा होता है एक सफाई कर्मी गलती से उस एरिया में घुस जाता है। बिना कुछ कहे गार्ड्स उसका गला काट कर उसे मार डालते हैं। आंड्रे ये देखकर दहशत में आ जाता है। वो भागने ही वाला होता है कि पीछे से एक गार्ड उसे देख लेता है। आंड्रे तुरंत रिएक्ट करता है और अपने पावर से गार्ड का हथियार दूर फेंक देता है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड एक ऐसा डिवाइस निकालता है जिससे बहुत तेज और दर्दनाक आवाज निकलती है। ये आवाज इतनी जोरदार होती है कि आंद्रे जमीन
पर गिर जाता है। एक और गार्ड उसके पास आता है और उसे ताना मारता है, गंदी बातें बोलता है। तभी केट वहां पहुंचती है। वो एक गार्ड की गर्दन पकड़ लेती है और आंद्रे से कहती है उठो और लड़ो। उसी समय एक और गार्ड दूसरे गार्ड पर अटैक करने लगता है। शायद केट ने उसके दिमाग पर कंट्रोल किया। इससे आंद्रे को समय मिल जाता है और वो धीरे धीरे उठता है, लेकिन तभी केट को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लूक और केट सैम के सेल में होते हैं। सैम दीवार पर सिर मार रहा होता है। लूक उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो एक दूसरे को गले लगाने ही वाले होते हैं कि तभी एक गार्ड सैम के पेट में गोली मार देता है। सैम अपना कंट्रोल खो देता है और वायलेंट हो जाता है। केट सामने आती है और अपनी ताकत से सैम को सुला देती है और फिर अचानक केट की आंखें खुलती है और ये सब सिर्फ एक सपना था। केट देखती है कि आंद्रे उसके पास लेटा हुआ है। दोनों उस सपने के बारे में बात करते हैं। केट चाहती है कि आंद्रे सैम को बचाने ना जाए। वो डरी हुई है और अपने दिल की बात कहती है। इस गहरी और ईमानदार बातचीत के दौरान दोनों के बीच कुछ खास फीलिंग्स बनने लगती हैं। उस रात मैरी को एमा की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और एमा को ढूंढ लेती है, लेकिन एमा बहुत छोटी हो चुकी होती है। सब मिलकर उसे जल्दी से कुछ खाने को देते हैं। खाना खाते ही एमा वापस अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। मरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जानबूझकर बीमार होना बहुत खतरनाक है, लेकिन एमा कहती है कि यही उसका पावर है। जैसे मरी को अपना पावर यूज करने के लिए अपने आप को काटना पड़ता है। दोनों में बहस हो जाती है और बात बहुत बिगड़ जाती है। इसके बाद दोनों आपस में बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन मरी पैन केक खा रही होती है और इंदिरा से बात करती है। इंदिरा समझती है कि मरी इंटरव्यू के बाद कैसा महसूस कर रही है। वो उसे एक फंडरेजर इवेंट में आने को कहती है। मरी मान जाती है। उधर मीडिया ट्रेनिंग क्लास में बच्चे मैरी के इंटरव्यू क्लिप्स देख रहे होते हैं, लेकिन पोलैरिटी मतलब एंड्रे का पिता उसका साथ नहीं देता। वो सबको आंड्रे पर फोकस करने को कहता है और आंड्रे को भी फंडरेजर में चलने को कहता है। आंड्रे अपने पापा से पूछता है कि दूसरों की मदद करने के लिए पावर्स का इस्तेमाल करना सही है या नहीं। उसके पापा बिना जवाब दिए अपने स्पीच के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन जस्टिन एमा से माफी मांगती है कि उसने उसका सीक्रेट सबके सामने बता दिया, लेकिन एमा देखती है कि जस्टिन फिर से उसे रिकॉर्ड कर रही है। एमा गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी वो अपनी माँ को आता देखती है। दोनों बैठकर बात करते हैं। एमा को लगता है कि उसकी माँ उसे कंट्रोल करती है। उसकी माँ कहती है कि उसने वो वीडियो यूट्यूब पर देखी और वो चाहती है कि एमा भी फंड रेजर में जाए। मरी केट के पास जाकर माफी मांगती है, लेकिन केट उसे वो सब याद दिलाती है जो उसने कैमरा पर कहा था। मरी वहां से चली जाती है। इसके बाद केट को एक पुरानी याद आती है जब वो लूक को उसके बुरे दौर में संभालने की कोशिश कर रही थी। जॉर्डन एक और स्टूडेंट के साथ बेड में होती है, तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो जल्दी से उस स्टूडेंट को भगा देती है और वो लड़का दीवार के आर पार चला जाता है। फिर जॉर्डन लड़की से लड़के में बदल जाती है ताकि अपने पेरेंट्स से मिल सके। रात को सभी स्टूडेंट्स फंडरेजर इवेंट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मरी इंदिरा के साथ इवेंट में घूमती है। इंदिरा उसे समझाती है कि अगर उसे नंबर 1 बनना है तो उसे हमेशा अलर्ट रहना होगा। एमा की माँ उसे कोर्टनी से मिलवाती है। कोर्टनी उसे एक रियलिटी शो का ऑफर देती है, लेकिन एमा को लगता है कि उस शो में उसका रोल सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए है, इंस्पिरेशन देने के लिए नहीं। जॉर्डन भी गेट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाता। उसके पेरेंट्स बीच में आकर उसकी मदद करते हैं। एमा स्ट्रेस में आकर वॉशरूम जाती है। वहाँ मरी भी आती है। दोनों एक दूसरे से बात तो कर नहीं रहे थे, लेकिन एमा मरी की ड्रेस की तारीफ करती है। मरी उसे पूछती है कि इस ड्रेस में वॉशरूम कैसे यूज करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एमा उसकी मदद करती है। फिर मरी माफी मांगती है और दोनों गले लगते हैं। एमा वापस अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है क्या शो को और इंस्पायरिंग बनाया जा सकता है। उसकी माँ मना कर देती है और एमा गुस्से में वहां से चली जाती है। आंड्रे उसे देखता है और पीछे जाता है। दोनों बैठकर वहां बात करते हैं। जॉर्डन अपने पेरेंट्स से बहस करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को यह पसंद नहीं कि वो अब कौन बन गई है। उसी रात आंड्रे एमा को सैम को बचाने वाले प्लान के बारे में बताता है। एमा बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देती है। फिर आंड्रे उसे बंकर में ले जाता है जहाँ एमा पहले से ही छोटा हो चुकी होती है। आंड्रे उसे एक छोटा सा GPS टैग देता है और पूरी प्लानिंग समझाता है। फिर एमा दरवाजे के नीचे से फिसल कर अंदर चली जाती है और सीधा उस एसाइलम के अंदर पहुंच जाती है। एमा सैम के खाने की ट्रे में छुप जाती है और धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंच जाती है। सैम उसे देखते ही एक कप के नीचे कैद कर देता है। उसे लगता है कहीं ये सब उसकी दिमाग की चाल तो नहीं। उधर फंडरेजर में मरी का चेहरा एक बड़े से बैनर पर दिखाया जाता है। एक छोटा सा वीडियो चलता है जिसमें ब्रिंक को याद किया जाता है, लेकिन आंड्रे परेशान होता है क्योंकि एमा अब तक वापस नहीं आई होती। उसके पापा यानी पोलैरिटी उसकी हालत देखकर पूछते
हैं कि बात क्या है। तभी आंड्रे बता देता है कि एक सीक्रेट हॉस्पिटल है जो जमीन के नीचे है। ये सुनकर पोलैरिटी शॉक्ड रहता है और आंड्रे से कहता है चुप रहो, अगर जिंदा रहना है तो उसके बारे में बात मत करो। उधर सैम अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि एमा सच में है। वो उसे कई सवाल पूछता है और एमा कुछ जवाब गलत भी दे देती है। फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे बचाने आई है। सैम कहता है कि उसे वहीं रहना है, लेकिन एमा कहती है कि उसे यहाँ से भगाने का प्लान आंड्रे का है। तब जाकर सैम मानता है और कहता है कि वो उसे दरवाजा खोलने का कोड्स दे देगा। इस बीच मरी इंदिरा से बात करती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ शो ऑफ के लिए किया जा रहा है। वो वहाँ से हट जाती है। जॉर्डन अपना मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके मम्मी पापा तो मरी को ज्यादा पसंद करते हैं। मरी इमोशनल हो जाती है और बताती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसमें पावर्स हैं। पहली बार जब उसकी पीरियड्स आई थी उसी दिन गलती से उसने अपने मम्मी पापा को मार दिया था। जॉर्डन और केट उसे साथ बैठने के लिए कहते हैं। केट बताती है कि उसने एक बार अपने भाई को गुस्से में कहा था कि वो दोबारा वापस न आए। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसे छूना बंद कर दिया। वो मरी को दिलासा देती है कि ये सब उसकी गलती नहीं थी। उधर सैम और एमा के बीच एक गहरी बात होती है। दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। एमा कहती है कि जैसे ही खाना लेने वाले लोग आएंगे वो चली जाएगी, पर उसे उम्मीद है कि वो सैम से फिर मिलेगी। सैम उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। इधर आंड्रे, मैरी, जॉर्डन और केट को पूरा प्लान बताता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है। सैम एमा को एक शेल्फ में छुपा देता है और कहता है कि जैसे ही लाइट जाए वो यहाँ से भाग जाए। फिर वो खुद जमीन पर गिर जाता है। एक गार्ड आता है और उसे बिजली के झटके देकर होश में लाने की कोशिश करता है। तभी एमा उस गार्ड पर कूद जाती है और उसके कान में घुस जाती है और अंदर से हमला करके उसे गिरा देती है। गार्ड खून में लथपथ हो जाता है और मर जाता है। उसी वक्त 2 और गार्ड्स अंदर घुसते हैं। इंदिरा और डॉक्टर कार्डाडोजा सैम के सेल में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सैम और एमा वहां से भाग चुके होते हैं। वो हॉलवे में चलते हैं और जगह जगह लाशें पड़ी देखकर समझ जाते हैं कि यहीं से वो भागे हैं। एक पाइप के पास इंदिरा को एक छोटा सा जूता मिलता है। उसे शक होता है कि ये एमा का हो सकता है। कहीं और आंड्रे, मरी, जॉर्डन और केट एमा के जीपीएस सिग्नल को फॉलो करते हैं, लेकिन जहां वो पहुंचते हैं वहां उन्हें बस एक खून से सना हुआ ट्रैकर मिलता है। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ते और सोचते हैं कि शायद आगे कुछ और सुराग मिल जाए जो उन्हें एमा तक ले जाए। उधर एमा की आंख खुलती है। सैम उसे बड़े प्यार से एक पुराने ड्राइव इन मूवी थिएटर की टेबल पर रखता है। वो उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। फिर कहता है कि वो लूक से मदद मांगना चाहता है। एमा धीरे से बताती है कि तुम्हारा भाई लूक अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही सैम टूट जाता है। वो चीजें तोड़ने लगता है, जमीन पर खुद को मारता है। एमा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन सैम मानता है कि अच्छे लोग आखिरकार उसे हमेशा छोड़ ही देते हैं। इसी बीच एक ट्रेलर आता है टेक नाइट के नए शो का, जिसमें वो गोल्डन बॉय की मौत के राज पर बात कर रहा होता है। बाद में टेक नाइट इंदिरा के ऑफिस में आता है। वो कहता है उसे पता है लूक ने अपने भाई को बचाने के लिए ब्रिंक को मारा और फिर खुद को खत्म कर लिया। अब वो किसी और स्टूडेंट पर सारा इल्जाम डालना चाहता है। इंदिरा उसे साफ कहती है कि टॉप 5 स्टूडेंट्स को मत छेड़ो, लेकिन टेक नाइट को पता चलता है कि उसे सब कुछ नहीं बताया गया है। वो गोल्डन बॉय की सारी पर्सनल फाइल्स मांगता है। उधर आंड्रे केट के कमरे में जाता है और माफी मांगता है। वो बताता है कि उसके पापा को हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पहले से पता था। मरी रूफस नाम के एक साइकिक के पास जाती है एमा को ढूंढने के लिए, लेकिन रूफस अजीब सा बिहेव करता है और उसके पास बैठने को कहता है। मरी को होश आता है तो वो खुद को रूफस के कमरे में पाती है और वो बिना कपड़ों के खड़ा होता है। तभी जॉर्डन अंदर आता है। मरी गुस्से में अपने ब्लड पावर से उसका प्राइवेट पार्ट फोड़ देती है। बाहर आते वक्त जॉर्डन उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे ये भी वार्निंग देता है कि टेक नाइट कैंपस में है और अब शायद मरी के लिए ये जगह सेफ नहीं है। आंड्रे और उसके पापा टेक नाइट के साथ इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। वो उस दिन की बात करते हैं जब लूक मरा था। आंड्रे उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके पापा कुछ और ही सोच रहे थे। इंटरव्यू के दौरान टेक नाइट बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वो अलग अलग इंटरव्यू में आंड्रे, जॉर्डन और केट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। आंड्रे गुस्से में इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। वहीं एमा अब फिर से अपनी नॉर्मल साइज में आ चुकी होती है। सैम के साथ वो अजीब लेकिन मजेदार बातें करती है। दोनों हंसते हैं और थोड़ा और करीब आते हैं। फिर सैम खाना ढूंढने निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता है उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो चीजें देखने लगता है जो असल में है ही नहीं। मरी एक लेक्चर में जाती है, लेकिन रास्ते में इंदिरा उसे रोक लेती है और पूछती है कि वो लंच पर क्यों नहीं आई। वो ये भी पूछती है कि एमा कहाँ है जो क्लास अटेंड कर नहीं रही। फिर इंदिरा क्लास में टेक नाइट को लाती है, लेकिन ये लेक्चर नहीं, असल में मरी से पूछताछ का बहाना होता है। वो लूक
की मौत वाले दिन की सच्चाई जानना चाहता है। मरी प्रेशर में आ जाती है। टेक उसकी आंखों और हार्ट बीट तक नोटिस करता है। आखिरकार मरी मानती है कि उस दिन जॉर्डन ने भी उसकी मदद की थी। टेक नाइट बताता है कि वो इंटरव्यू के दौरान लोगों को तोड़ सकता है। क्लास के बाद इंदिरा उसे कहती है कि टॉप 5 स्टूडेंट्स को इन सब में मत घसीटो। टेक नाइट मान तो जाता है लेकिन धमकी भी देता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो सारा इल्जाम इंदिरा पर डाल देगा। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि सैम द वुड्स से भाग चुका है। उधर सैम को फिर से एक भ्रम दिखाई देता है। इस बार उसे टीवी से जेसन रिटर नजर आता है। वो हेलुसिनेशंस उसे डरावनी बातें बोलता है और डॉक्टर के पीछे जाने के लिए उकसाता है। सैम फिर से अपना आपा खो देता है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सैम भाग जाता है। वो स्टोर से छलांग लगाकर बाहर निकलता है और डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद आंड्रे अपने पापा की मूर्ति का सिर कुचलकर उसे तबाह कर देता है। फिर वो केट को कस कर गले लगा लेता है। उधर लेक्चर के बाद जॉर्डन और मरी बात करते हैं। जॉर्डन को लगता है कि क्लास में जो मरी ने कहा वो सब प्लान का हिस्सा था, लेकिन मरी उसे समझाती है कि वो सब दिल से निकला था, कोई मीडिया प्लानिंग नहीं थी। जॉर्डन को समझ आता है और वो खुद कबूल करती है कि वो भी डरी हुई है। फिर वो अपना रूप बदलकर मेल वर्जन में आती है और दोनों किस करने लगते हैं। अचानक एमा दौड़ती हुई आती है और बताती है कि सैम डॉक्टर को ढूंढने निकल चुका है। इधर कैमरों से दूर एक शांत जगह पर टेक और इंदिरा मिलते हैं। टेक नाइट को लगता है कि इंदिरा कुछ कबूल करने आई है, लेकिन इंदिरा उसे चौंका देती है। वो बताती है कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें टेक अजीब हरकतें कर रहा है। वो उसे धमकाती है कि अगर उसने गोल्डन बॉय के केस में टांग लड़ाई तो वो ये क्लिप वायरल कर देगी। इसके बाद टेक एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि गोल्डन बॉय ने बस अपना आपा खो दिया था और उसकी मौत के पीछे कोई सीक्रेट या साजिश नहीं है। उस रात डॉक्टर अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि सैम उसकी बेटी के पास डरावने तरीके से खड़ा है। डॉक्टर गिड़गिड़ाता है कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन सैम चीजें तोड़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी आंड्रे और बाकी सब वहां पहुंचते हैं। आंड्रे अपने पावर से सैम पर एक फ्रिज फेंकता है। सैम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब उसे आंड्रे और मरी दिखते हैं तो उसे याद आता है कि यही लोग थे जिन्होंने उसे पहले भागने से रोका था। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तब उन्हें पता नहीं था कि वो कौन है। मरी जैसे ही अपना हाथ काटने लगती है अपनी पावर यूज करने के लिए, एमा बीच में आ जाती है। वो सैम से कहती है कि उस पर फिर से भरोसा करे, लेकिन आंड्रे की बात सुनकर सैम का गुस्सा फट पड़ता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और सैम सबको मारने लगता है। एमा जल्दी से खाना खाकर अपना साइज बढ़ा लेती है और सैम को पकड़ लेती है। वो उसे कसकर पकड़ती है और प्यार से कहती है कि वो सब उसकी मदद करना चाहते हैं। बाद में मरी की आंखें खुलती है तो वो खुद को जॉर्डन के बगल में बिस्तर पर पाती है। आंड्रे और केट एक सोफे पर सो रहे होते हैं। तभी किसी गीली और चिपचिपी चीज की बूंदे आंड्रे के चेहरे पर गिरती है। वो दोनों चौंक कर उठते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि ये जगह है कहाँ। थोड़ा खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सब डस्टी के घर में है। वो दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ जॉर्डन और मरी को साथ सोता हुआ पाते हैं। उधर मरी घर के बाहर चल रही होती है कि उसे एमा एक पूल में न्यूड और अपने नॉर्मल साइज में लेटी मिलती है। एमा थोड़ी घबराई हुई लगती है। फिर सब इकट्ठे होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन किसी को कुछ याद ही नहीं होता। सबका दिमाग एकदम ब्लैंक लगता है। एमा अपना फोन चेक करती है और रात को कुछ वीडियो क्लिप्स देखती है। उन क्लिप्स में मरी और जॉर्डन का किस करते हुए वीडियो होता है और एक और वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें एमा न्यूड और बड़े साइज में टिकटॉक पर घूम रही होती है। सबके लिए ये सब झेलना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अचानक से सैम वहां पर आ जाता है। वो काफी खुश और जोश में होता है सबको होश में देखकर, लेकिन बाकी सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं कि सैम कौन है। तब सैम बताता है कि उन सब की याददाश्त मिटा दी गई है और वो उनकी मदद करना चाहता है। साथ ही वो उन्हें ये भी चेतावनी देता है कि स्कूल के अंदर कुछ बहुत खतरनाक चीज छुपी हुई है। बाद में पूरी टीम एक जगह इकट्ठा होती है और सब मिलकर उससे ब्लैकआउट यानी कि याददाश्त खोने की बात पर डिस्कशन करते हैं। धीरे धीरे सबको समझ आता है कि एक ही टाइम पीरियड की उनकी यादें गायब हैं। मरी उन्हें बताती है कि सैम ने उसे क्या बताया था उन गायब दिनों के बारे में और उसके पीछे छिपे खतरे के बारे में। केट को शक होता है कि शायद ये सब रूफस की चाल हो सकती है। दूसरी तरफ स्कूल के एक और हिस्से में डॉक्टर कार्लोस बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। वो इंदिरा से कहता है कि वो अब ये नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन इंदिरा उसे साफ मना कर देती है। कहती है कि तुम्हारे पास काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कार्लोस गुस्से में कहता है कि उसे मरी को पकड़ना होगा ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा वायरस बना सके जिससे यंग
सूप्स को कंट्रोल किया जा सके। सूप्स मतलब सुपर हीरोज, लेकिन इंदिरा साफ मना कर देती है। मरी अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जब उसकी मुलाकात रूफस से हुई थी। केट भी बताती है कि उसे भी रूफस के साथ एक अजीब सा अनुभव हुआ था। ये सब सुनकर आंड्रे चुपचाप गुस्से में वहां से निकल जाता है रूफस को ढूंढने के लिए। एमा जब हॉस्टल के हॉलवे से निकलती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर चीयर करते हैं। टिकटॉक पर उसका वायरल वीडियो सबने देखा है। दूसरी तरफ जॉर्डन और मरी आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉर्डन कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो अब अजीब नहीं होना चाहिए। दोनों तय करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहेंगे। तब वो लोग देखते हैं कि रूफस इंदिरा से बात कर रहा था। मरी कहती है कि उसने इंदिरा पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, इसलिए तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक इंदिरा वहां से चली ना जाए। जैसे ही इंदिरा चली जाती है वो रूफस के पीछे लग जाते हैं। रूफस उन्हें देख लेता है और भागने लगता है, पर आखिर में वो पकड़ा जाता है। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है वो असली रूफस नहीं है, बल्कि बेनी है, एक शेप शिफ्टर जिसे पैसे देकर रूफस की एक्टिंग करने को कहा गया था। उधर असली रूफस अपने रूम में आता है और देखता है कि आंड्रे पहले से ही वहीं पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। आंड्रे अपने पावर से दरवाजा लॉक कर देता है ताकि रूफस भाग न सके और वो जवाब मांगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। आंड्रे अचानक खुद को एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लाइन में खड़ा पाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। रात को मरी अपने रूम में वापस आती है और सुनती है कि एमा अब स्टूडेंट रैंकिंग में बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। एमा बाहर से तो खुश दिखती है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं परेशान थी। मरी उसे जॉर्डन से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताती है। तभी एमा को स्टार डस्ट ड्राइव इन थिएटर का एक स्वेट शर्ट मिलता है। ये वही जगह है जिसका जिक्र सैम ने पहले किया था। दूसरी तरफ सैम अकेला होता है और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसकी आंखों के सामने एमा की एक पपेट वर्जन आती है। हेलीकॉप्टर की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है और फिर पूरा माहौल बदल जाता है। सैम खुद एक पपेट बन जाता है और आसमान से आर्म्ड पपेट सोल्जर्स गिरने लगते हैं। गुस्से में सैम उन पर हमला करता है और उन्हें तबाह कर देता है। जैसे ही सैम की वहम खत्म होती है, हकीकत वापस लौटती है और सैम वहां से भाग जाता है। उधर अपने कमरे में एमा अब सैम की बातों को लेकर सच में सोचने लगती है। उसे लगता है उनमें कोई सच्चाई है। वो तय करती है कि अब उसे जाकर सैम से मिलना चाहिए। इसी दौरान मरी को अपने कॉलर बोन के पास कुछ अजीब सा प्रेशर महसूस होता है। वो अपनी ताकत से अपनी स्किन के नीचे से एक छोटा सा ट्रैकर निकालती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और सीधा केट से मिलने निकलती है। मरी केट से मिलकर उसे ट्रैकर वाली बात बताती है। वो कहती है कि अब ये मामला सिर्फ रूफस तक सीमित नहीं है, इसमें इंदिरा भी शामिल है। केट चुपचाप उसकी बात सुनती है और अचानक मरी का हाथ पकड़कर फिर से उसकी यादें मिटा देती है। जॉर्डन अपने दोस्त मैवरिक से मरी के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करती है। मैवरिक उसे सलाह देता है कि वो केट से इस बारे में बात करे। बाद में जॉर्डन मरी से मिलती है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। तभी वो मरी के कॉलर बोन पर चोट देखती है और पूछती है ये कैसे लगी, लेकिन मरी को कुछ याद ही नहीं आता। जॉर्डन उसे पहले कही हुई बात याद दिलाता है, लेकिन मरी तो उन्हें भी भूल चुकी होती है। जॉर्डन को शक हो जाता है कि मरी की यादें फिर से मिटाई गई हैं। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी मैरी जॉर्डन के कॉलर बोन के पास कुछ अजीब देखती है। उधर केट इंदिरा से मिलने जाती है और गुस्से में बोलती है कि बार बार मेमोरी मिटाने के बाद भी सबको शक होने लगा है। इंदिरा उसे याद दिलाती है कि सबकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। उसी समय एमा स्टार डस्ट ड्राइव इन थिएटर पहुंचती है। दूर से सैम देखता है कि वो अकेली आई है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है। एमा को अभी भी उसकी याद नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। एमा फिर माफी मांगती है कि उसे कुछ याद नहीं है और सैम बताता है कि केट ने लूक की भी यादें मिटा दी थी। उधर केट आंड्रे के कमरे में जाती है और थोड़ी देर साथ बैठने को कहती है। दोनों टीवी देखने लगते हैं और उसी दौरान आंड्रे कहता है कि अब वो स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो वहां से चले जाने की बात करता है। तभी उसे जॉर्डन का मैसेज आता है कि उसने रूफस को ढूंढ लिया है। जॉर्डन और मरी तेजी से रूफस से मिलने निकलते हैं। जैसे ही वो उसे देखते हैं हमला कर देते हैं। रूफस डर के मारे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो बताता है कि वो 5 घंटे से अपने कमरे में था और किसी की यादें नहीं मिटा सकता। उसी वक्त मरी को एमा का फोन आता है। एमा उसे बताती है कि रूफस इसके पीछे नहीं है। मरी जल्दी से जॉर्डन से कहती है रुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आंड्रे गुस्से में कमरे में घुसता है और अपनी ताकत से रूफस को दीवार से पटक देता है। फिर घास की नोकीली बेलों से उसे जमीन पर जकड़ देता है और फावड़े से उसका सिर काटने वाला होता है। तभी केट बीच में आकर उसे रोक देती है। अब वो आखिरकार सबको सच बताती है, वही है जिसने सबकी यादें मिटाई थी। वो आंड्रे को उसकी पुरानी यादें लौटा देती है। आंड्रे वहीं रुक जाता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। केट की इस धोखेबाजी से उसका दिल टूट गया था। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। केट अब अपनी ताकत से बाकी सभी की यादें वापस ले आती है। अब जब सबको सच्चाई याद आ गई है तो पूरा कमरा टेंशन से भर गया था। आंड्रे केट से साफ कहता है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। केट अपने किए पर पछताने लगती है,
पर तभी केट को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। उसे मर्री और जॉर्डन की हेलुसिनेशंस दिखती है जो उसे हर चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि केट को स्ट्रोक आ जाता है। उसका शरीर एकदम शांत हो जाता है और बाकी सब घबरा जाते हैं। वो लोग उसका पल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा धीमा पड़ चुका है। मर्री फौरन अपनी ताकत से उसके शरीर के अंदर खून को कंट्रोल करती है और फिर उसका पल्स स्टेबल कर देती है। फिलहाल उसकी जान बच जाती है। उधर डॉक्टर और इंदिरा बेट्स के कमरे में जाते हैं। बेट्स जोर जोर से खांस रही होती है और साफ दिखता है कि वो बहुत बीमार है। डॉक्टर कहता है कि जिस वायरस का वो टेस्ट कर रहे हैं वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसने सोचा था। फिर वो इंदिरा से वॉर्ड के लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को कहता है, लेकिन इंदिरा कहती है अभी नहीं। वो देखना चाहती है कि वायरस को कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और बेट्स कितनी बीमार हो सकती है। इधर ग्रुप मिलकर केट को एक कमरे में सुलाता है ताकि वो आराम कर सके, लेकिन अचानक वो जागती है और गायब हो जाती है। तभी कमरे की दीवारें टूटने लगती हैं। सब कुछ अजीब लगने लगता है। फिर सब समझ जाते हैं कि वो असली दुनिया में नहीं है, वो केट के दिमाग के अंदर हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें एक औरत और एक पुलिस वाला दिखता है जो किसी केलब नाम के लड़के को बुला रहे थे। ये केट की बचपन की मेमोरी होती है। फिर वो देखते हैं कि केट अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे धक्का देकर दूर रहने को कहती है। तभी अचानक सोल्जर बॉय वहां पर पहुंच जाता है। वो सभी को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो केट का दिमाग हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा और वो सब उसकी यादों में फंस जाएंगे। वो ऊपर आसमान की गरज की तरफ इशारा करता है, कहता है कि ये उसके दिमाग के टूटने और ब्लड वेसल्स फटने की आवाज है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाए एक बिजली उनके ऊपर गिरती है और सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। उधर स्टारडस्ट ड्राइव इन में एमा फिर से सैम से मिलती है। उनके बीच की फीलिंग्स और भी गहरी हो जाती है और भले ही ये सैम का पहली बार किसी से इतना करीब होने का मौका हो, वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर केट के दिमाग के अंदर ग्रुप खुद को उसके कमरे की एक याद में पाता है। वो देखते हैं कि केट की माँ ने इंदिरा को उससे मिलने दिया था। इंदिरा बहुत प्यार से उससे बात करती है और उसे कुछ गोलियां देती है ताकि उसके दिमाग की आवाजें शांत हो जाएं। ये सीन दिखाता है कि केट कितनी तकलीफ में रही है। तभी एक और मेमोरी शुरू होती है। इस बार वो एक क्लासरूम में है। केट और ल्यूक तब दोस्ती की शुरुआत कर रहे थे। माहौल शांत लगता है, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। ल्यूक एक वीडियो चलाता है जिसमें आंड्रे और केट एक दूसरे को किस कर रहे थे, जबकि केट उस वक्त ल्यूक की गर्लफ्रेंड थी। ये देखकर ल्यूक गुस्से में आ जाता है, बंदूक निकालता है और आंड्रे पर गोली चला देता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और गोली डस्टी को लग जाती है। ग्रुप अपने ताकतें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तब उन्हें समझ आता है कि केट के दिमाग में उनकी पावर्स बेकार हैं। वो लोग वहां से भागते हैं और ब्रिंक के ऑफिस जैसी जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें ल्यूक और ब्रिंक के बीच जोरदार बहस सुनाई देती है। अचानक जॉर्डन चुपचाप आकर सब सुनने लगती है। फिर वो तेजी से अंदर आती है, ल्यूक के मुंह पर मास्क चढ़ाकर उसे बेहोश कर देती है। अब सच्चाई सामने आती है। जॉर्डन के पास पहले से ही सब कुछ रोकने का मौका था, लेकिन उसने चुप रहना चुना था। वहीं दूसरी तरफ एमा और सैम अब भी ड्राइव इन थिएटर में साथ में समय बिता रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद सैम बेचैन हो जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो अपनी हेलुसिनेशंस की वजह से एमा को नुकसान न पहुंचा दे। एमा उसे प्यार से समझाती है, कहती है कि वो सच में उसके साथ रहना चाहती है। सैम सुझाव देता है कि दोनों भाग चलते हैं कहीं दूर। एमा थोड़ी देर के लिए सोचती है, लेकिन मना कर देती है। वो कहती है कि कोई तो जरूर होगा जो उनकी मदद कर सकता है और अभी हार मानना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ बाकी दोस्त खुद को एक बेसमेंट में बंद पाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि लूक और सैम दोनों बेहोश पड़े हैं। पास में डॉक्टर और इंदिरा कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी लूक होश में आता है। वो कंफ्यूज्ड होता है। केट धीरे धीरे उसके पास आती है और भारी दिल से उसका दिमाग मिटाकर उसे फिर से सुला देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग इंदिरा के ऑफिस में होते हैं। वहाँ ब्रिंक और इंदिरा केट को समझा रहे होते हैं कि वो जो कर रही है वो लूक की भलाई के लिए है। फिर इंदिरा बाकी लोगों की तरफ देखती है और केट से कहती है इन सब की मेमोरी भी मिटा दो, लेकिन बाकी लोग भाग जाते हैं। एक दरवाजे से तेजी से निकलते हैं और खुद को मर्री के बचपन के बाथरूम में पाते हैं। दीवारें और फर्श खून से सनी होती है। कोने में उसकी बहन एनाबेथ बैठी होती है। मैरी उसके पास जाती है, लेकिन एनाबेथ उसे दूर धकेल देती है और अपने परिवार की हालत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। मर्री गुस्से में और दुख में आकर केट पर चिल्लाती है कि वो एक बात कहती है और कुछ करती और है। फिर सब कुछ बदल जाता है। अब वो सब केट के सामने खड़े होते हैं। केट उन्हें एक चॉइस देती है, चाहे तो बिना उसे लिए चले जाओ और वो खुद यहीं रह जाएगी असली दुनिया से कट कर, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि मिलकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। कुछ देर बाद केट मान जाती है और सब एक साथ जाग जाते हैं। जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आते हैं, एमा अंदर आती है सैम के साथ।
सैम सबकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर सबकी नज़र केट पर टिक जाती है। उसे सब याद आ जाता है और वो गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एमा उनके बीच में आती है और सैम से कहती है कि उस पर भरोसा करो और केट को जाने दो। फिर वो केट से पूछते हैं कि बेसमेंट में जो स्टूडेंट्स बंद हैं, इंदिरा उनके साथ क्या कर रही है। केट कहती है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। इसी बीच डॉक्टर घबरा कर इंदिरा को कॉल करता है। वो बताता है कि बेट्सी की मौत हो चुकी है क्योंकि उसे वायरस का ज्यादा डोज दिया गया था। लेकिन ये सुनकर इंदिरा खुश होती है। वो कहती है कि अब इस वायरस को कंटेजियस बना दो। इधर कुछ यंग सुपर ह्यूमन बच्चे कांच के केबिन में बंद हैं। डॉक्टर और डीन शेट्टी दूसरी तरफ से उन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट के पास वायरस का सबसे खतरनाक वर्जन होता है जो बहुत ही जल्दी फैल सकता है। तभी एक और स्टूडेंट कांच पर जोर से मारता है, बाहर निकलने की भीख मांगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इंदिरा डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है क्या वो वायरस को हवा से फैलने वाला बना सकता है ताकि ये और तेजी से फैले। डॉक्टर घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर ये वायरस बहुत खतरनाक हो गया तो वॉर्ड को शक हो सकता है, लेकिन शेट्टी उसे याद दिलाती है कि ये सब उसी की बनाई हुई चीज है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उसे ही जिम्मेदार ठहराएगी। बाद में केट इंदिरा को कॉल करती है और पूछती है क्या वो उससे उसके घर पर मिल सकती है। इंदिरा कहती है कि उसका शहर में एक अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो केट को कहती है कि वो घर के अंदर चली जाए, कुछ खा ले और अपनी दवाइयाँ ले ले। केट झूठ बोलती है कि उसने पहले से ही दवाइयाँ ले ली हैं। असल में वो एक रेस्टोरेंट में अकेली खड़ी होती है। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही होती हैं जो रुक ही नहीं रही। वो अपनी सोच पर कंट्रोल खोती जा रही थी। फिर केट अपनी टेबल पर लौटती है जहाँ मरी, आंड्रे और जॉर्डन बैठे होते हैं। पास ही एक टीवी चल रहा होता है जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विक्टोरिया न्यूमैन और उनका रनिंग मेट बॉबी सिंगर गोडोल्किन यूनिवर्सिटी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग के लिए। ये खबर सुनकर सभी के चेहरे पर साफ चिंता दिखती है। केट फिर अपनी प्लान सबको बताती है। वो इंदिरा के घर पर उसका इंतजार करेगी और उसे मजबूर करेगी कि वो सच्चाई बताए, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहती। मरी, जॉर्डन और आंड्रे की सोचें एक साथ उसके दिमाग में गूंजने लगती है। वो सबके इमोशंस को महसूस करने लगती है। जॉर्डन अपने मेल फॉर्म में आता है और गुस्से में केट से कहता है कि उनके दिमाग में घुसना बंद करे। फिर वो उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। मरी पीछे जाती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जॉर्डन हमेशा तब मेल फॉर्म में आता है जब उसे ग्रुप के सामने सीरियस होना होता है। थोड़ी बहस के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर दोनों एक हल्की सी किस शेयर करते हैं। मरी को लगता है कि शायद केट जानबूझकर ये सब कर नहीं रही, शायद उसे सच में अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। फिर मरी और जॉर्डन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन्हें वो वुड्स के बारे में जो भी जानते हैं वो किसी ताकतवर इंसान को बताएं, कोई ऐसा जिसके पास आवाज हो। विक्टोरिया न्यूमैन हो सकती है वो इंसान। रिस्क है, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। उधर एमा अपने कमरे में सैम का सामान पैक कर रही होती है। वो उसे एक फायर पावर वाले स्टूडेंट को देने वाली होती है ताकि वो उसे जला दे। वो सैम से कहती है कि वो कमरे में ही रहे जब तक कि वो खाना लेकर आती है। एमा के जाते ही सैम का ध्यान उसके सेक्स टॉयज के कलेक्शन पर चला जाता है और वो उन्हें काफी हैरानी से देखने लगता है। स्कूल में मरी और जॉर्डन चुपचाप इंदिरा के ऑफिस में घुस जाते हैं। वहां उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिलता है, एक छिपा हुआ फोल्डर जिसमें ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट 37 क्रैश की कटिंग्स और रिपोर्टिंग्स होती हैं। अंदर पैसेंजर लिस्ट भी होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि इंदिरा का पति और बेटी उसी प्लेन में थे। उसने उस हादसे में सब कुछ खो दिया, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि उस प्लेन को ब्लास्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि होमलैंडर था। तभी डॉक्टर लड़खड़ाता हुआ ऑफिस में आता है। मरी और जॉर्डन छिप जाते हैं। डॉक्टर बहुत नशे में होता है। वो इंदिरा की शराब की बोतल निकालता है और उसी में पेशाब कर देता है। फिर अपनी रेजिग्नेशन लेटर डेस्क पर रखता है। वो अब और नहीं चाहता कि वो सभी सूप्स को मारने वाला इस मिशन का हिस्सा बने। उसके लिए अब बहुत हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा ग्रेस मैलोरी से मिल रही होती है। वो ग्रेस को वायरस एयरबॉर्न वर्जन का आइडिया बेचने की कोशिश करती है। उसे पता है कि ग्रेस को सूप्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और कहती है कि ये वायरस उन्हें पूरी तरह से मिटा सकता है, लेकिन ग्रेस साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो इस काम में साथ नहीं देगी और अगर जरूरत पड़ी तो गोडोल्किन में इंदिरा जो कुछ भी कर रही है वो सब बाहर उजागर कर देगी। ग्रेस धीरे से अपने पास्ट की बात करती है। एक आदमी का जिक्र करती है जिसकी सोच बिल्कुल इंदिरा जैसी है। वो नाम नहीं बताती, लेकिन साफ है कि वो बिली बूचर की बात कर रही है। ग्रेस बताती है कि ऐसी सोच ने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इंदिरा को चेतावनी देती है कि अभी भी समय है, पीछे हट सकती हो, लेकिन इंदिरा तो अपना फैसला ले चुकी होती है। वो वहां से चली जाती है। इंदिरा के जाते ही ग्रेस
अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। वो पूछती है तुमने सब सुन लिया ना, और कहती है कि इंदिरा पर नजर रखो। जिससे वो बात कर रही है उस पर ग्रेस को पूरा भरोसा होता है। उधर कैंपस में सैम एमा के रूम से चुपचाप बाहर निकल जाता है। हॉस्टल के हॉल में स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं। एक सूप ने बर्फ की स्लाइड बनाई होती है और सैम उस पर चढ़कर बच्चों जैसे हंसते हुए फिसलता है। तभी उसकी मुलाकात रूफस से होती है जो उसे एक छोटी पार्टी में इनवाइट करता है। रूफस कहता है कि एमा वहां उसका इंतजार कर रही है। सैम मासूमियत से मान लेता है जबकि रूफस का इरादा कुछ ठीक नहीं लगता। इधर टीवी पर कैमरॉन कोलमैन पोलैरिटी का इंटरव्यू ले रहा होता है विक्टोरिया न्यूमैन की आने वाली गडोल्किन विजिट के बारे में। कैमरॉन को विक्टोरिया बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो तीखे सवाल पूछता है। इंदिरा के घर पर आंड्रे और केट साथ में ये इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तभी लाइव टीवी पर पोलैरिटी को दौरा पड़ जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी ताकतें बेकाबू हो जाती हैं। उसके आसपास लोहे की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। आंड्रे तुरंत बाहर भागता है अपने डैड को ढूंढने। एम्बुलेंस आती है और आंद्रे उसके साथ बैठ जाता है, लेकिन अंदर हालात और बिगड़ जाती है। पोलैरिटी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि एम्बुलेंस की दीवारें अंदर की ओर मुड़ने लगती हैं। आंड्रे अपनी ताकत से दीवारों को रोकने की कोशिश करता है और ईएमटी से कहता है मेरे डैड को अब जगाना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। बाद में टाउन हॉल इवेंट फिर भी जारी रहता है। पोलैरिटी के ना होने पर कैमरॉन खुद स्टेज पर होस्ट बनता है। बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हाथों में पोस्टर लिए नारे लगाते हैं। अंदर सैम और रूफस ऑडियंस में बैठे होते हैं। विक्टोरिया स्टेज पर आती है और भीड़ तुरंत उसके खिलाफ हो जाती है। लोग चिल्लाते रहते हैं सूप लाइव्स मैटर और हंगामा मच जाता है, लेकिन विक्टोरिया शांत रहती है, कहती है कि वो सूप्स को सपोर्ट करती है और बराबरी की हकदार मानती है। बाहर जॉर्डन मरी को चुपचाप अंदर घुसने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन प्लान करता है। वो जस्टिन को मुक्का मारता है जिससे उसका जबड़ा हिल जाता है, लेकिन जस्टिन तुरंत ठीक हो जाती है। शायद वही उसकी ताकत है। हार पर कैमरा निकालती है और पूरे भगदड़ को शूट करने लगती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अलग अलग पावर्स की भिड़ंत होती है। अंदर हॉल में विक्टोरिया से एक स्टूडेंट सीरियस सवाल पूछता है, होमलैंडर ने जो आम आदमी को सबके सामने मारा उसके लिए उसे सजा क्यों नहीं मिली? विक्टोरिया जवाब देती है उसका फैसला उसके जैसे ही लोगों की ज्यूरी करेगी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोलती पूरा हॉल दंगों में बदल जाता है। हर तरफ पावर्स चलने लगती है। आग, बर्फ, फोर्स फील्ड, साउंड वेव्स, जिसे जो आता है वो इस्तेमाल कर रहा था। टाउन हॉल अब एक वार जोन जैसा बन चुका होता है। विक्टोरिया तुरंत बैक स्टेज चली जाती है उसकी सुरक्षा के लिए। मरी भागते हुए विक्टोरिया तक पहुंचती है और उसे 1 मिनट बात करने की गुजारिश करती है। विक्टोरिया उसे तुरंत पहचान लेती है और भीड़ से दूर उसे ग्रीन रूम में ले जाती है। भीड़ के बीच जॉर्डन अपने मेल फॉर्म में एमा को ढूंढ लेता है। दोनों जल्दी से टीम बनाकर सैम को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में सैम उन्हें पास ही मिल जाता है। जोश में भरपूर वो कॉलेज की नई लाइफ और नए दोस्तों के बारे में एक्साइटेड होकर बात कर रहा होता है। वो प्राउडली बताता है कि उसने नए दोस्त बनाए हैं जिनमें रूफस भी है। एमा और जॉर्डन को फौरन समझ आ जाता है ये सही नहीं है, लेकिन सैम अब भी नादान है। उधर इंदिरा अपने घर लौटती है और देखती है कि केट अंधेरे में उसका इंतजार कर रही है। केट के हाथों में अब ग्लव्स नहीं है। वो इंदिरा को बताती है कि उसने अपनी दवाइयां लेना बंद कर दिया है क्योंकि दवाइयों से वो अंदर से खाली महसूस करती थी। फिर वो इंदिरा को इल्जाम लगाती है कि उसने उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। इंदिरा इससे इनकार नहीं करती बल्कि बहुत ही शांत तरीके से कहती है कि उसे केट से सिर्फ एक आखिरी काम करवाना है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंदिरा कहती है कि वो केट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस बाकी सारे सुपर हीरोज को मिटाना चाहती है। केट उसकी बातों में आ जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ग्रीन रूम में विक्टोरिया मरी से कहती है कि उसे अपने बारे में कुछ बताए। बातचीत के दौरान मरी एक अजीब सी बात नोटिस करती है। विक्टोरिया के खून में कंपाउंड वी है, यानी कि वो भी एक सूप है। और सबसे हैरानी की बात उसकी पावर्स भी मरी जैसी ही है। विक्टोरिया अपना हाथ काट कर साबित भी कर देती है। वो बताती है कि मरी की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकती है, इतना कि एक दिन वो किसी का भी सिर फोड़ सकती है। फिर विक्टोरिया मरी को बताती है कि उसने ही मरी को गडोल्किन में एडमिशन दिलवाया था, रेड रिवर से निकालकर। वो शुरू से ही पीछे से मरी की मदद करती आ रही थी। दोनों ही ऑर्फन थी और रेड रिवर में साथ पली बड़ी, कुछ कड़वी कुछ मीठी यादें भी शेयर करती हैं। फिर विक्टोरिया बताती है कि मरी उसे क्या बताने आई थी। मरी बताती है कि स्कूल के नीचे द वुड्स नाम की जगह है जहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। विक्टोरिया कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मरी को एक बात साफ कर देती है कि अगर इस दुनिया में उसे जिंदा रहना है तो यहाँ गेम खेलना पड़ेगा और चुप रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ आंड्रे अपने पापा के हॉस्पिटल बेड के पास बैठा होता है जो अभी बेहोश हैं। तभी उसे केट का मैसेज आता है। फिर एक एक करके सभी लोग मिलते हैं। केट सबको सच बताने का फैसला करती है। वो इंदिरा से अपनी सारी सच्चाई कन्फेस करवाती है। इंदिरा बताती है कि उसका असली मकसद है सारे सुप्स को मिटा देना। वजह यह है कि होमलैंडर ने उसके पति और बेटी को मार डाला था। मरी कोशिश
कोशिश करती है कि इंदिरा को समझा सके कि हर सूप बुरा नहीं होता, लेकिन इंदिरा मानती है कि हर सूप के खून में बर्बादी भरी होती है। और तभी अचानक केट अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंदिरा से उसका गला कटवा देती है। मरी चीखती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केट साफ कहती है उसे मत बचाओ। जॉर्डन और एमा भी इंदिरा को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा वहीं मर जाती है। मरी हक्की बक्की केट की तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सैम आगे बढ़कर कहता है, यह इंसाफ है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही होती है। केट भी कहती है कि जो भी सूप्स का साथ नहीं देगा वो मरने के लायक है। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी है। दर्द और ट्रॉमा ने उसकी सोच को बर्बाद कर दिया है। एक सुनसान पार्किंग लॉट में डॉक्टर की मुलाकात होती है विक्टोरिया से। डॉक्टर उसके हाथ में एक मेटल का कैनिस्टर देता है जिसमें वायरस है। बदले में विक्टोरिया उसे कार्ड देती है जिसमें उसके परिवार की नई पहचान और लोकेशन लिखी होती है, जो अब विटनेस प्रोटेक्शन में है। जाने से पहले विक्टोरिया उसे पूछती है, क्या सिर्फ वही एक इंसान है जिसने वायरस की लोकेशन पता है? डॉक्टर हाँ कहता है। वो कार्ड को घूरता है, लेकिन वो कार्ड तो ब्लैंक होता है। एक सेकंड बाद उसकी नाक से खून निकलने लगता है और फिर उसका सिर फट जाता है। विक्टोरिया चुपचाप ये खड़ी होकर देखती है और गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उधर इंदिरा के घर में केट बिल्कुल शांत खड़ी है, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मची हुई है। मरी, जॉर्डन और एमा के डर, घबराहट और उलझन भरे ख्याल उसकी सोच में गूंज रहे होते हैं। मरी सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि केट ने किसी को सच में मार डाला। जॉर्डन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब इससे पहले हालात और बिगड़े, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। एमा डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या कहे क्या करे। इन सब के बीच केट खुद को जस्टिफाई करती है, कहती है कि उसने गुस्से में नहीं किया बल्कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया। उसके लिए यह इंसाफ था। तभी सैम बोलता है कि अब तक वो चुप था, लेकिन अब वो कहता है कि वो भी केट जैसा ही हीरो बनना चाहता है। एमा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सब से दूर रहे, खुद को खतरे में ना डाले, लेकिन सैम प्यार से जवाब देता है कि इस बार वो उसे बचाना चाहता है। केट और सैम जब घर से निकलने लगते हैं तो जॉर्डन अपनी फीमेल फॉर्म में आकर उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन केट कहती है, तो मुझे शायद रोक लो, लेकिन सैम को भी रोक पाओगे? शायद नहीं। मरी एक चुप दर्द भरा फैसला लेती है। वो जॉर्डन की तरफ धीरे से सिर हिलाकर इशारा करती है, उन्हें जाने दो, अभी लड़ाई करने का सही वक्त नहीं है। जब वो लोग चले जाते हैं, जॉर्डन अपना फोन निकालता है और कहता है कि उन्हें कैंपस सिक्योरिटी को कॉल करना चाहिए। मरी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, अगर बाहर वालों को शामिल किया तो बात और बिगड़ जाएगी। ये हमारी गड़बड़ है और हमें इसे ठीक करना होगा। उधर आंड्रे अपने पिता के हॉस्पिटल रूम के बाहर चुपचाप बैठा होता है। एक डॉक्टर आकर उसे कुछ ब्रेन स्कैन दिखाता है। पोलैरिटी का दिमाग बुरी तरह डैमेज हो चुका है। ये ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका इलाज इसकी रफ्तार रोक सकता है। डॉक्टर उसे जरूरी चीजों की लिस्ट देता है, मिर्गी की दवाई, फिजिकल थेरेपी और सबसे जरूरी बात, अब वो दोबारा अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर बार जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बाद में आंड्रे अपने पापा के रूम में जाता है, जहाँ पोलैरिटी अब होश में आ चुका था। वो हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये जिम्मेदारी आंड्रे संभाले। उनका सुपर हीरो सूट अब आंड्रे के लिए रिफिट किया जाएगा। अब परिवार की विरासत आंड्रे को आगे बढ़ानी है। पोलैरिटी उसे समझाते हैं, झुक कर रहो, नियम मानो और हमारे नाम की रक्षा करो। वो कहते हैं कि उन्हें वुड्स वाली सच्चाई पता थी, लेकिन वो चुप रहे ताकि आंड्रे को जिंदा रखा जा सके। उनके लिए अपने परिवार को बचाना ही सबसे जरूरी था, हीरो बनने से भी ज्यादा। आंड्रे कहता है कि हमारी ये ताकतें जो हमें पहचान देती हैं, वही हमें अंदर से बर्बाद कर रही हैं। शायद अब हमें सच्चाई से भागने के बजाय इसे सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। गडोल्किन यूनिवर्सिटी में बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है और माहौल बहुत टेंस है। एशली सबको इकट्ठा करती है ये तय करने के लिए कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। सब परेशान हैं कि इंदिरा कहाँ गायब हो गई, किसी को कोई खबर ही नहीं है। विक्टोरिया न्यूमैन के साथ जो मीटिंग हुआ वो भी फेल हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई है कि अब एशली एक बोल्ड आइडिया रखती है, शायद अब 7 में किसी नए इंसान को शामिल करने का वक्त आ गया है। इसी दौरान आंड्रे का नाम भी घूमने लगता है एक पॉसिबल नए मेंबर के तौर पर। उधर केट और सैम वापस वुड्स में पहुंच जाते हैं, छिपने नहीं बल्कि सबको आजाद कराने। सैम सीधे एक गार्ड का सिर अपने पंच से उड़ा देती है। वहीं केट अपना तरीका अपनाती है। वो अपने पावर से एक गार्ड को मनवा लेती है और वो सारे सेल को खोल दे और फिर सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। सैम एक पल को अपने पुराने सेल के सामने रुकता है और अंदर झांकता है। वहां उसे अपने भाई ल्यूक की परछाई दिखती है, लेकिन ल्यूक नाराज है, गर्व नहीं करता। वो सैम को समझाता है कि इंसानों को मारने से सिर्फ दर्द बढ़ेगा। ब्रिंक को मारने के बाद जो गिल्ट ल्यूक ने झेला, उसी ने उसकी जान ली थी। लेकिन
सैम इन बातों को मानने से इनकार कर देता है, कहता है कि ये लूक है ही नहीं। वहीं केट फैसिलिटी के अंदर चल रही होती है, तभी उसे एक सूप की लाश दिखती है जो वायरस से संक्रमित होता है। केट के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। फिर वो सब नए नए छूटे हुए सूप्स को इकट्ठा करती है और एक जोशीला स्पीच देती है। बाहर एक कैदी सूरज की रोशनी में सालों बाद कदम रखता है। उसकी आंखें तेज रोशनी से सिकुड़ जाती है। तभी उसके पास में रूफस दिखता है जो हमेशा की तरह अपने फैंस के लिए खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही एक सूप को यकीन हो जाता है कि रूफस भी एक सूप है, वो अपना आपा खो बैठता है और पहली इंसानी जान को बहुत ही हिंसक तरीके से खत्म कर देता है। रूफस अब एक दीवार के पीछे छुपा होता है और उस खूनी सीन को रिकॉर्ड करता है सिर्फ कंटेंट के लिए। दूसरी तरफ मरी, जॉर्डन और एमा भी वुड्स पहुंचते हैं, लेकिन सब कुछ खाली होता है। सारे सेल खुले पड़े हैं और एक भी इंसान नजर नहीं आता। मरी तुरंत प्लान बनाती है और जाने से पहले जॉर्डन मरी को बताता है कि इंदिरा की डेस्क के नीचे एक रेड इमरजेंसी लॉकडाउन बटन छुपा हुआ है। मरी तय करती है कि वो बटन वाली जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं कैंपस की दूसरी ओर जेफ, जो स्कूल का सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, वो नया वीडियो बना रहा होता है। वो कैमरा में प्राउडली ऐलान करता है कि अब वो बिना क्रचेस के चल सकता है और हॉट जेफ समर शुरू हो चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी वो एक सूप से टकरा जाता है जो सब कुछ तबाह कर रही होती है। जेफ एक सोनिक विसल निकालता है जिससे उस लड़की के पावर बंद हो जाते हैं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसकी मुंह में एक चिप डाल देता है और वो चिप फट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। खून चारों ओर बिखर जाता है और जेफ बिना किसी एहसास के वहां से चला जाता है। वॉल्ट के बोर्डरूम में एशली को कैंपस से एक भयानक खबर मिलती है। कैद से भागे हुए सूप्स अब लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालत बेकाबू हो गए हैं। दूसरी तरफ केट फिर से जेफ के सामने आ जाती है। इस बार वो उसे जाने नहीं देती। वो जेफ के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। अब जेफ कैमरे के सामने है, सबका ध्यान उसी पर है। फिर केट वही करवाती है जो जेफ ने दूसरों से करवाया था। वो उसे मजबूर करती है कि वो अपने मुंह में खुद ही वो चिप डाले। जेफ बिना किसी बहस के चिप मुंह में डालता है और कैमरे के सामने ही फट जाता है। एशली सब कुछ लाइव देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस बीच एडम बड़े गर्व से लियम को डॉन ऑफ द सेवन का एक मोनोलॉग परफॉर्म करते हुए देखता है। उसे लगता है ये परफेक्ट चॉइस है। डायरेक्टर भी इंप्रेस होता है। लेकिन तभी माहौल टेंशन में आ जाता है। सैम अचानक एडम की तरफ बढ़ता है जैसे उसे मारने वाला हो। एडम बीच में आकर सैम को रोकती है। उसकी आवाजें पूरे कमरे में गूंजती है और बाकी सारे स्टूडेंट्स डर के मारे भाग जाते हैं। एडम भी भाग निकलता है। एमा अब सैम के सामने आती है, परेशान और टूट चुकी होती है। वो पूछती है, तुम हर बार लोगों को बिना सोचे समझे नुकसान क्यों पहुंचाते हो? सैम फिर भी पीछे नहीं हटता। वो एमा पर ही आरोप लगाता है कि उसने कभी उसे सच्चा प्यार ही नहीं किया, बस दिखावा किया। वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो इंसाफ है। जिन लोगों ने वुड्स बनाया उन्हें तो भुगतना पड़ेगा। फिर वो स्टेज से चला जाता है। एमा वहीं खड़ी रह जाती है रोती हुई। उसने सैम के लिए सब कुछ खो दिया और उसी दर्द में उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। इतना छोटा हो जाता है जितना वो कभी हुई भी नहीं थी। ये उसका इमोशनल ब्रेकडाउन था। उसी समय केट का फोन आता है आंड्रे को। वो बड़ी शांति से खुशी के अंदाज में उसे स्कूल बुलाती है। कहती है अब हम साथ हो सकते हैं। वो मानती है कि उसने इंदिरा को मारा और कैदियों को छोड़ा, लेकिन उसके लिए जरूरी था। आंड्रे वक्त नहीं गवाता और वो केट से मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सैम को फिर से अपने भाई लूक की झलक दिखती है। लूक का भूत उसके सामने खड़ा है। उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये रास्ता तुझे चैन नहीं देगा, सिर्फ और बर्बादी लाएगा। लेकिन सैम अब और गिल्ट नहीं सह सकता था। वो केट की तरफ मुड़ता है और कह देता है सब भुला दो। केट उसके इमोशंस को मिटा देती है और सैम एकदम सन्न रह जाता है। वो कहता है अब ठीक लग रहा है, ना दर्द ना टेंशन। मरी इस तबाही को रोकने के लिए इंदिरा के ऑफिस पहुंचती और इमरजेंसी लॉकडाउन बटन दबाती है। पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। जस्टिन और हार्पर एक कमरे में फंसी होती हैं। वाईफाई नहीं मिल रहा और वो ऐसे चिल्ला रही है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। एशली पर हर तरफ से प्रेशर है। एडम एक गलती कर ही देता पर वो उसे रोकती है और उसे बोर्ड रूम में घुसने देती है ताकि वो उसकी बात छुपा सके। इस बीच सोनिक विसल से ज्यादातर सूप्स को रोका जा रहा था, पर एशली जानती है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो वो एक बड़ा फैसला लेती है। जो भी स्टूडेंट इस वायलेंस को रोकेगा उसे सीधा 7 में ले लिया जाएगा। वो मरी को कॉल करती है और कहती है तुम्हें दी 7 में लेने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन एक शर्त है, तुम जिसे जिम्मेदार समझती हो उसे जिंदा छोड़ना मत। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं एक हेलीकॉप्टर बोर्ड मेंबर्स को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, पर उड़ने से पहले ही केट एक सूप से हमला करवाती है और हेलीकॉप्टर हवा में घूम जाता है। ठीक उसी वक्त आंड्रे पहुंचता है और अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर को नीचे सुरक्षित उतार देता है। मरी उसके साथ खड़ी होती है और कहती है अब वक्त है कि हम
वो बने जो हमें बनना चाहिए, असली रक्षक। अब सब कुछ रोकने का वक्त आ गया है, इससे पहले कि और जाने जाएं। वो लोग केट को एक बोर्ड के पास टिके पाते हैं, थकी, सुस्त और बेहाल। दवाइयां बंद होने का असर अब साफ दिख रहा होता है, उसकी हालत सही नहीं लग रही। आंड्रे कोशिश करता है कि वो उससे बात करके उसे समझा सके, लेकिन तभी मैवरिक आता है। वो अपनी टोपी और चश्मा उतार देता है और मरी को चैलेंज करता है। आंड्रे जल्दी से केट के पीछे दौड़ता है ताकि वो फिर से भाग न जाए। मरी वहीं खड़ी है, लेकिन उसे मैवरिक दिख नहीं रहा क्योंकि वो तो इनविजिबल है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है, लेकिन तब भी विक्टोरिया न्यूमैन की याद आती है। वो दूसरों के शरीर में बहते खून को महसूस कर सकती है। मरी अपनी आंखें बंद करती है, ध्यान लगाती है और फिर उसे मैवरिक की धड़कन और नसों का बहाव महसूस होता है। एक झटके में वो उस पर हमला करती है और मैवरिक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसकी इनविजिबिलिटी हट जाती है और सब पहली बार देखते हैं कि मैवरिक असल में कैसा दिखता है। पास ही में आंड्रे अब भी केट को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी सैम वहां आता है। आंड्रे फौरन सैम से भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है। कुछ देर तक आंड्रे टक्कर देता है, लेकिन सैम ज्यादा ताकतवर और ज्यादा वायलेंट है। लेकिन आखिर में वो सैम को बेहोश कर ही देता है। मरी अब केट के पास आती है और एक आखिरी कोशिश करती है उसे समझाने की। वो कहती है कि उसने ये सब अपनी बहन की सुरक्षा और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए किया था। केट इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, वो तो बस वॉट का एक प्रोडक्ट है जिसे इस्तेमाल किया गया है। मरी अब थक चुकी है। वो मुड़ती है और जॉर्डन की मदद करने लगती है, जो अभी किसी तरह लड़ रहा होता है। जॉर्डन अपना मेल फॉर्म लेकर सामने से एक जबरदस्त ब्लास्ट झेलता है। मरी पीछे नहीं हटती। वो भी उस औरत सूप के दिल पर फोकस करती है और एक झटके में उसका दिल बंद कर देती है। वो औरत वहीं हार्ट अटैक से मर जाती है। अचानक एक और सूप हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, जहां बोर्ड मेंबर के लोग जैसे एशली और एडम छुपे होते हैं। मरी फिर से आंखें बंद करती है। इस बार वो जमीन पर पड़े लोगों के शरीर से खून खींचती है। तेज धार ब्लेड की शक्ल लेता है। एक ही झटके में मरी वो खून के ब्लेड से उस भागते हुए सूप पर छोड़ देती है। वो सूप हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। जॉर्डन एक और हमलावर को हराता है और फिर मरी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। मरी उसे याद दिलाती है कि जब वो साथ होते हैं तो सच में लोगों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं टिकता। केट धीरे धीरे जॉर्डन की तरफ बढ़ने लगती है। उसका इरादा खतरनाक लगता है। मरी बिना सोचे समझे एकदम रिएक्ट करती है। वो केट का हाथ उड़ा देती है। एक पल में ही उसका हाथ फट जाता है। केट चीखती है, जमीन पर गिर जाती है और दर्द में चिल्लाते रहती है। तभी वहां पर होमलैंडर लैंड करता है। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखता है। मरी उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन होमलैंडर उसे चुप कर देता है। वो पूछता है कि तुमने अपने जैसे लोगों की हत्या क्यों की। फिर वो मरी पर अपने लेजर से अटैक करता है। सीन यही कट होता है और टीवी स्क्रीन पर आता है कैमरॉन कोलमैन, जो एक शॉकिंग न्यूज रिपोर्ट दे रहा होता है। वो इस घटने को गडोल्किन मैसेकर नाम देता है और इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराता है मरी, आंड्रे, जॉर्डन और एमा को। वो रिपोर्ट में केट और सैम को उस दिन का असली हीरो बता रहा होता है। उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, सब कुछ एक एजेंडा के लिए। होमलैंडर टीवी पर यह रिपोर्ट देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। कोलमैन की बातें उसे बहुत पसंद आती हैं। केट और सैम को हीरो कहना होमलैंडर की फैन बेस के डार्क हिस्से को खुश करने की सोची समझी चाल लगती है। उधर मरी की आंखें खुलती हैं एक अजीब से सफेद रूम में। वो हॉस्पिटल के ड्रेस पहने हुए एक बेड पर है। कमरे में कोई दरवाजा नहीं दिख रहा और सब कुछ शांत है। जॉर्डन पहले से वहीं पर है अपनी फीमेल फॉर्म में और मरी को एक हल्की मुस्कान के साथ हेलो कहती है। वहीं पर एमा और आंड्रे भी बैठे होते हैं और आंड्रे मरी से कहता है कि मरी ने तो कमाल ही कर दिया, वो होमलैंडर के लेजर से बच गई। सबको लग रहा था कि शायद होमलैंडर ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, शायद वो सिर्फ डर दिखाना चाहता था, मारना नहीं चाहता। मरी अभी भी कंफ्यूज है। वो पूछती है कि वो लोग कहाँ है, लेकिन किसी के पास कोई क्लियर जवाब नहीं था। इसके बाद दूसरे सीन में हम बिली बूचर को देखते हैं। जैसे ही वो अपने पुराने स्टाइल में चलता है, एक कमरे के अंदर झांकता है जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। टूटी हुई मशीनें, फटे हुए दीवारें। फिर वो ऊपर स्क्रीन की ओर देखता है और इसी के साथ जेन वी सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।